नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पब्लिक सर्वेंट में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों पर पुनः चर्चा करेंगे। हमारा पहला वीडियो भी भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों पर था। आज हम भारतीय इतिहास के दूसरे भाग को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं तथा वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था? किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था? इसका उत्तर होगा सिंगापुर। इसका उत्तर होगा सिंगापुर। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के गठन को समझने से पहले सबसे हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन्हें समझ लेते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को वर्तमान उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इन्होंने 1920 में भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके राजनैतिक गुरु का नाम देशबंधु चित्तरंजन दास था। राजनैतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु का नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस को अ यंग ओल्ड मैन कहा करते थे। 1935 में सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नारे भी दिए हैं। उदाहरण, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा सबसे महत्वपूर्ण नारा जो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर किया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी चुका है इसे। देखिए, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में पुनः त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया तथा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। परंतु गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। घर पर ही इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। 1941 में अंग्रेज अधिकारियों को सुभाष चंद्र बोस ने चकमा दिया और फरार हो गए। सुभाष चंद्र बोस पेशावर, काबुल, रूस, इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे तथा हिटलर से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त की। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी तथा इन्होंने हिटलर को फ्यूरर कहकर पुकारा। दोस्तों, 1942 में टोक्यो में कैप्टन मोहन सिंह के विचारों से प्रेरणा लेकर रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की 5 रेजिमेंट का निर्माण किया। ये 5 रेजिमेंट थे: महात्मा गांधी रेजिमेंट, जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट तथा लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। दोस्तों, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ किया? इसका उत्तर होगा 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये दांडी यात्रा की गई थी गांधी जी के द्वारा। देखिए दोस्तों, इस दांडी यात्रा में क्या हुआ था। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग अंग्रेज सरकार के समक्ष रखी। 11 सूत्री मांग तथा उन्हें ना मानने, अगर अंग्रेज नहीं मानते 11 सूत्री मांगों को, तो उन्होंने चेतावनी दी कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब अंग्रेजी सरकार ने इस 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं किया तो गांधी जी ने पुनः 6 मार्च 1930 को
लॉर्ड इरविन जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, उन्हें पत्र लिखा तथा अपनी मांगों को प्रस्तुत किया उनके समक्ष। जब अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण रूप से गांधी जी की मांगों को मानने से अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने अवैध रूप से नमक कानून को तोड़ा। दोस्तों, दांडी गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है तथा साबरमती और दांडी के मध्य की दूरी है 241 मील, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युवाओं, कृषकों, कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने 1926 में कौन सा संगठन स्थापित किया? तो इसका उत्तर होगा नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में लाहौर में किया गया था। 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना। तो इसका उद्देश्य था युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना। इसके जो संस्थापक थे वो थे भगत सिंह, छबीलाल और यशपाल। भगत सिंह, छबीलाल और यशपाल। नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष थे रामकिशन। नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष थे रामकिशन। नौजवान भारत सभा के महामंत्री थे भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के महामंत्री थे भगत सिंह तथा नौजवान भारत सभा के प्रचार मंत्री थे भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात किया? तो इसका उत्तर होगा मदारी पासी। इसका उत्तर होगा मदारी पासी। चलिए हम लोग समझते हैं अब एका आंदोलन। तो एका आंदोलन एक कृषक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1921 में की गई। क्षेत्र अवध, संयुक्त प्रांत और वर्तमान उत्तर प्रदेश का हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर, इन क्षेत्रों में एका आंदोलन को शुरू किया गया था। एका आंदोलन शुरू करने का कारण लगान ना देना पड़े। लगान में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई थी जिसका इन्होंने विरोध किया। इसका नेतृत्व मदारी पासी तथा इनके अन्य साथी सहदेव ने किया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की? 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि बनारस में हुआ था उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की थी। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में पूर्व अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इस गठन से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पूना में होने वाला था, परंतु पूना में प्लेग महामारी फैल जाने के कारण इसका आयोजन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में किया गया। इसमें संस्थापक सदस्यों की संख्या 72 थी, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा जा रहा था, तभी दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए और इसका नाम बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखा गया।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की आयोजन की घोषणा मद्रास के एक अखबार पत्र द हिंदू में किया गया था। द हिंदू अखबार पत्र में इसके गठन और आयोजन की घोषणा की गई थी। 1885 में ही बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की? मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की? इसका उत्तर होगा सआदत खां। सआदत खां। जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो मध्यकालीन भारत में कई रियासतों का उदय हुआ, जिसमें से अवध एक प्रमुख रियासत थी। अवध के संस्थापक सआदत खां थे। अवध रियासत के संस्थापक सआदत खां थे। अवध रियासत के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे, जिन पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर अवध रियासत का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। अवध के अलावा अन्य रियासतें थीं। पंजाब रियासत के संस्थापक राणा रणजीत सिंह थे। पंजाब रियासत के संस्थापक राणा रणजीत सिंह थे। जयपुर रियासत के संस्थापक सवाई राजा जय सिंह। हैदराबाद रियासत के संस्थापक चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क। बंगाल रियासत के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? इसका उत्तर होगा 12। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? तो इसका उत्तर होगा 12। दोस्तों, गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था। गुप्त वंश की स्थापना गुप्त वंश का जो शासनकाल है वो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। मौर्य साम्राज्य के बाद एक बड़े साम्राज्य के रूप में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसे समुद्रगुप्त एक प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक है। 335 से लेकर 375 ईस्वी तक है। समुद्रगुप्त को उसके विजयों के आधार पर इतिहासकार विसेंट स्मिथ, इतिहासकार का नाम याद रखिएगा, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा आठवीं विजय की थी। उसने उत्तरापथ के 9 राज्यों को पराजित किया। दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित किया तथा आठवीं राज्य के 18 राजाओं को पराजित किया था। जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ विजय पर निकला था तो उसकी युद्ध नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह थी। ग्रहण मतलब शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष मतलब शत्रु को मुक्त करना तथा अनुग्रह मतलब राज्य लौटाना। तो इतना पॉइंट आपको समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर किस राजवंश ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर किस राजवंश ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? इसका उत्तर है सरकी राजवंश। दोस्तों, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। जब दिल्ली सल्तनत का विघटन होता है तो उसका लाभ उठाकर मलिक सरवर ने सरकी राजवंश की स्थापना की। सरकी राजवंश का प्रतापी शासक इब्राहिम शाह सरकी, नाम याद रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी, सरकी राजवंश का एक प्रतापी शासक था। इब्राहिम शाह सरकी
के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था विद्यापति। नाम याद रखिएगा, विद्यापति, जिसने कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना की। कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना की। जौनपुर को भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी भी जौनपुर का निवासी था। सरकी राजवंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? इसका उत्तर होगा लौह तकनीक। इसका उत्तर है लौह तकनीक। दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का काल विभाजन 1500 से 1000 ईसा पूर्व किया गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल का काल निर्धारण 1000 से 600 ईसा पूर्व के बाद किया गया है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में, और वैदिक काल का तात्पर्य है आर्यों की सभ्यता। आर्यों द्वारा ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था। आर्यों द्वारा ही वैदिक सभ्यता का निर्माण। तो ऋग्वैदिक काल का जब प्रारंभ होता है तो आर्य जो थे, एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उनकी, कबीलाई संगठन में रहते थे, और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। कृषि नहीं करते थे, स्थायी कृषि था नहीं, इसीलिए पशुपालन करते थे, इसीलिए घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। और ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश क्षेत्र में इनका निवास था। लेकिन जैसे ही 1000 ईसा पूर्व पहुँचते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में हुई थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में लोहे की सर्वप्रथम खोज की गई थी। तो उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की खोज होना एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। देखिए कैसे, जब लोहे की खोज हुई तो पहले आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। तो आर्य जब सब सैंधव प्रदेश में रहते थे तो वो सिर्फ उनका व्यवसाय था पशुपालन करना। लेकिन लोहे की खोज करने के बाद वो उत्तम हथियार बना पाए तो उनका प्रसार गंगा घाटी वाले क्षेत्र में हुआ। कृषि के लिए भी उपकरण बना पाए, हल का फाल बना पाए, गहरी जुताई कर पाए, जिससे कृषि से अधिशेष उत्पादन हुआ तो एक शिल्पी वर्ग का भी उदय होता है बाद में। तो इस तरह उत्तर वैदिक काल सभ्यता के विकास में लोहे का एक बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रिवी काउंसिल के गठन का सुझाव दिया? किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रिवी काउंसिल के गठन का सुझाव दिया? इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन। देखिए, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 ईस्वी। 1876 से 1880 ईस्वी। 1876-78 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ा, जो कि मद्रास, बम्बई ऐसे एरियो में ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था उस समय। तो अकाल की जांच के लिए एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया। यह एक्ट मुख्य रूप से ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीय नागरिक सेवा की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाए, जिससे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम हो सके। तो इतने पॉइंट को याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ये वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 1864 में, और 1864 में इन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अब भारतीय सिविल सेवा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, नागरिक सेवा का जन्मदाता
लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा किया गया, जहाँ पे सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा किया गया, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए। 1806 के बाद फिर इसे हेल्बरी कॉलेज इंग्लैंड में दिया जाने लगा प्रशिक्षण हेल्बरी कॉलेज इंग्लैंड में दिया जाने लगा 1806 के बाद। देखिए 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा या नागरिक सेवा की जो परीक्षाएं थी उन्हें खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के तौर पर मान्यता प्रदान की गई और इसका आयोजन लंदन में किया जाता था। इसका आयोजन लंदन में किया जाता था। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन मांटफोर्ड की सिफारिशों के बाद 1922 में इलाहाबाद में किया गया। 1922 में इलाहाबाद में किया गया। 1926 में नियमित लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में नियमित लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सर रॉस बार्कर, जिसके अध्यक्ष थे सर रॉस बार्कर। 1935 के अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1928 में क्रांतिकारी संगठन भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? 1928 में क्रांतिकारी संगठन भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा रास बिहारी बोस। याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 1883 में अजमेर में हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने पुराणों का विरोध किया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की भी रचना की। 1882 में गोरक्षणी सभा का गठन किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाला हंसराज द्वारा की गई। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की गई, जिसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। दोस्तों याद रखिएगा, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। युद्ध का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा 1717 के फरमान का दुरुपयोग करना था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथियों ने विश्वासघात किया। मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिकचंद, अमीचंद जैसे विश्वास पात्रों ने विश्वासघात किया, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय हुई तथा बाद में इसकी हत्या कर दी गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है गोपाल।
पाल वंश बंगाल क्षेत्र में था, बंगाल क्षेत्र में था। इसके संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश उन राजवंशों में से है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसके संस्थापक गोपाल इसका संस्थापक गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने उदंतपुरी विहार की स्थापना की, उदंतपुरी विहार की स्थापना की। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। इसका एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है धर्मपाल, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा विक्रमशिला विहार की स्थापना किया, सोमपुर विहार की भी स्थापना किया तथा इसके समय में विदेशी यात्री सुलेमान भारत आया, विदेशी यात्री सुलेमान भारत आया। इसका अन्य एक शासक हुआ है देवपाल, जिसे बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। देवपाल को बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1937 और 1948 के मध्य नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को कितनी बार मनोनीत किया गया था? 1937 और 1948 के मध्य नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को कितनी बार मनोनीत किया गया था? इसका उत्तर होगा 5 बार। इसका उत्तर होगा 5 बार। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों पर जब भी हम तैयारी करते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कभी एग्जाम में आ जाता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को याद कर लीजिए, ताकि कभी फ्यूचर में एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न रिपीट हो तो हमको उत्तर पता हो। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के पीछे नहीं पड़ना है जब भी हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उसके लिए आप 2-3 बुक 3-4 बुक पढ़ेंगे, जो कि टाइम की बर्बादी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्या कीजिए कि अगर कभी किसी एग्जाम में आए तो याद कर लीजिए, खोजने का प्रयास न करें इसको, इस प्रकार के प्रश्नों को। दूसरी बात दोस्तों, ये जो वन लाइनर सीरीज हमारी चल रही है, कोशिश कीजिए इसे ऑडियो फाइल के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का, क्योंकि मैं जितने भी तथ्य बता रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वन लाइनर तो पूछे गए ही हैं सीजी व्यापक में। इसके अतिरिक्त मैं जितने भी तथ्यों को आपको बता रहा हूँ और उसकी व्याख्या कर रहा हूँ वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो CGPSC हो या सीजी व्यापक हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनने का प्रयास कीजिए। 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ये फैक्ट्स परमानेंट याद हो जाएंगे, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ना वो 100% बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में संकलित है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में संकलित है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद भारत ही नहीं अपितु विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र हैं। इसका पहला तथा 10वां मंडल सबसे नवीन है, जबकि दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ जो करता है उसे होता या होत्री कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। इसी प्रकार सोमदेव का वर्णन 9वें मंडल में है तथा पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? इसका उत्तर होगा सारनाथ। प्रथम प्रवचन जब दिया था तो इस घटना को, प्रथम प्रवचन देने की घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसका प्रतीक था चक्र। प्रथम उपदेश पूछेगा तो याद रखिएगा सारनाथ, और जब सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए तो श्रावस्ती, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती और प्रथम उपदेश सारनाथ। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बारे में बहुत चर्चा करने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना जान के रखिए कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध ने जो भी प्रवचन दिए हैं उन्होंने पाली भाषा में दिए हैं, याद रखिएगा, पाली भाषा में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन
प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन किस घटना से संबंधित थे? किस घटना से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा चटगांव शस्त्रागार पर छापा। चटगांव शस्त्रागार पर छापा। और देखिए, सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। इन्होंने चटगांव रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था तथा चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था, जिसमें सूर्यसेन के अलावा अन्य सदस्य थे गणेश घोष, अनंत सिंह, कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाडेकर। याद रखिएगा, 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया और 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात में। दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। याद रखिएगा, बंदरगाह नगर था जिसकी खोज 1957 में SR राव ने की थी। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये नदी को बहुत बार पूछ चुका है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर। यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से अगर साक्ष्यों की बात करें तो गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड की प्राप्ति हुई है। हाथी दांत का पैमाना, युगल समाधान, फारस की मोहरें तथा बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आज भारतीय इतिहास की वन लाइनर सीरीज में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे भारतीय इतिहास के अगले वीडियो में। इसमें हम लोग इस प्रकार की विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।